नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिडनाइट खून पे। आज की हमारी कहानी है एक पेड़ की और ये एक सच्ची घटना है जो खुद मेरे साथ हुई। अगर आप कभी दिल्ली कांत रोड गुरुग्राम की उस सुनसान सड़क से गुजरे हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ सिर्फ पेड़ नहीं खड़ा है बल्कि कुछ और भी है, कुछ बहुत ही डरावना जो अंधेरे में आपका पीछा करता है। ये कहानी एक ऐसे पेड़ की है जो सड़क किनारे खड़ा है और जिसके नीचे कई अजीब हादसे और मौतें हुई हैं। लोग कहते थे कि इस पेड़ की शाखाओं पर कभी कभी अजीब छायाएं दिखती हैं और रात के समय वहां से आती फुसफुसाहट किसी की मृत्यु की गवाही देती है। मुझे तब यकीन हुआ जब यह सब मेरे साथ हुआ। आज मैं आपको सुनाऊंगा उन घटनाओं की सच्ची कहानी जो मैंने खुद अनुभव की और जो शायद आपको रात भर जागते रहने पर मजबूर कर देगी। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं चुड़ैल के पेड़ की कहानी, जो सिर्फ एक अर्बन लेजेंड नहीं बल्कि हकीकत है। रात के 12 बज चुके थे। मैं अकेले अपनी कार लेकर दिल्ली कांत रोड की उस सुनसान सड़क पर चल रहा था जहां लोग कहते थे कि एक बरगद का पेड़ भूतिया है। सड़क पर हल्की धुंध छाई हुई थी और चारों ओर सन्नाटा ऐसा कि हर छोटी आवाज भी कानों में घंटों तक गूंजती थी। पहली बार जब मैंने इस रास्ते पर कदम रखा, मुझे लगा कि शायद यह सिर्फ कहानी है, अर्बन लेजेंड, जिसे गांव वाले या रोड पर गुजरने वाले लोग डराने के लिए बनाते हैं। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। जैसे ही मैं पेड़ के करीब पहुंचा, मेरी कार की हेडलाइट्स में पेड़ की शाखाओं से एक अजीब साया झूलता दिखाई दिया। पहली नजर में मैंने सोचा यह सिर्फ पेड़ की छाया होगी, लेकिन अगले पल मुझे लगा जैसे वह साया मेरे पीछे आ रहा हो। गाड़ी की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन इंजन जैसे फ्रीज हो गया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी शीशे पर अचानक लाल निशान उभर आए, उंगलियों की तरह। तू बच तो गया, लेकिन अगली बार नहीं। मैं चौंक गया। धड़कनें तेज हो गई, शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे देखा, साया अब भी पीछा कर रहा था। हवा में एक अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। कार का हॉर्न अपने आप बजने लगा। मैं जोर से ब्रेक लगा रहा था। सारा रास्ता अचानक लंबा और डरावना लग रहा था। कुछ ही सेकंड में साया गायब हो गया, लेकिन मेरे सिर पर अब भी उसकी नजर महसूस हो रही थी। फर्श पर उंगलियों के निशान अब भी लाल और गहरे थे। मैं समझ गया था यह कोई कहानी नहीं, यह सच है। अगली सुबह मेरी नींद उड़ चुकी थी। हर पल मेरे दिमाग में वही साया घूम रहा था। मैंने इंटरनेट पर इस सड़क के बारे में सर्च किया। कुछ लोगों ने लिखा था, बरगद के पेड़ से लटकती आत्मा गाड़ियों का पीछा करती है, रात में अकेले जाने से बचो। लेकिन मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने तय किया मुझे खुद देखना होगा कि आखिर यह साया कौन है। रात को मैं फिर सड़क पर निकला। इस बार मेरे साथ कैमरा और टॉर्च भी थी। गाड़ी धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंची। शाखाएं हवा में हल्की हल्की हिल रही थी, मानो पेड़ खुद मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। जैसे ही मैं हेडलाइट्स ऑन किया, पेड़ की जड़ों और तने में सफेद धुंध घुली हुई थी और तभी मैंने देखा लंबे बालों वाली एक औरत का साया झूल रहा था। सफेद कपड़े, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आंखें लाल और जलती हुई सीधे मेरी ओर झांक रही थीं। मैंने गहरी सांस ली। पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी और हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी कि मेरी सांसें जम रही थीं। साया धीरे धीरे मेरे पास आया। मैंने गाड़ी रोक दी। डर के मारे हाथ कांप रहे थे। उसकी परछाई मेरे चारों ओर घूम रही थी, कभी सामने कभी पीछे। कभी उसके बाल मेरे चेहरे से टकराते, कभी उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तू कौन है, मुझे छोड़। लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ फुसफुसाहट, मैं रत्ना हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे शरीर में अब तक का सबसे गहरा डर उतर आया। मैं महसूस कर सकता था यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह इंसाफ मांग रही है। उस रात मैंने पहली बार समझा कि इस सड़क के पेड़ में कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह रत्ना की आत्मा थी, जिसे इंसाफ नहीं मिला और जिसने मौत के बाद भी इस सड़क पर अपना दर्द छोड़ दिया। मैंने धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन पीछे से ऐसा महसूस हुआ कि साया अभी भी मेरे साथ है। शीशे पर लाल निशान उभर गए। अगली बार मैं अकेले नहीं देखूंगी। मेरे कानों में आज भी वही आवाज गूंज रही थी और मैं समझ चुका था इस कहानी का अंत अभी बाकी था। उस रात के बाद मेरी नींद हमेशा के लिए छिन गई थी। हर बार आंखें बंद करते ही वही साया सामने आ जाता। पेड़ से झूलती औरत, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और लाल चमकती आंखें। मैं सोचता रहा, क्या यह महज भ्रम था या वाकई कोई आत्मा मेरे पीछे लगी हुई है। सुबह के वक्त जब कार देखी तो उस पर अब भी निशान थे,
शीशे पर धुंधले उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने मजबूती से पकड़ बनाई हो। मैं पसीने से तरफ खड़ा था। यह अब कोई मजाक नहीं था। दिन भर ऑफिस में भी मेरा ध्यान उसी पेड़ पर अटका रहा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, रत्ना कौन थी? उसे इंसाफ क्यों चाहिए? शाम को मैंने तय किया कि मुझे उस गांव जाना होगा जो इस सड़क के करीब था। शायद वहां के लोग मुझे कुछ बता सकें। गांव में कदम रखते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गली सड़कें सुनसान, लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, मानो उन्हें मेरी मौजूदगी से डर लग रहा हो। मैंने हिम्मत करके एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, इस पेड़ पर कुछ है कि लोग कहते हैं चुड़ैल है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। धीरे से बोले, बेटा, वह चुड़ैल नहीं है, वह रत्ना है। उसकी आत्मा यहां बंधी हुई है। रात में उसे मत छेड़ना, वो अब भी अपने दर्द में जल रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रत्ना कौन थी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, रत्ना इस गांव की बहू थी। खूबसूरत, सीधी साधी, लेकिन किस्मत ने उसे दानवों के बीच लापटका। उसका पति में बड़ा ही क्रूर आदमी था। गांव के कुछ दबंगों के साथ मिलकर उसने रत्ना पर जुल्म ढाए। कहते हैं कि एक रात उसे उसी बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया। उसका शरीर वहीं सड़ता रहा, लेकिन आत्मा कभी शांत न हुई। तब से लेकर आज तक जो भी उस सड़क से गुजरता है, उसे रत्ना का सामना करना पड़ता है। मैं सन्न रह गया, मानो मेरी सांसें किसी ने जकड़ ली हो। तो यह सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, यह सच था। रात फिर आ गई। मेरे मन में सवाल उमड़ रहे थे। अगर रत्ना को इंसाफ चाहिए तो वह मुझसे क्यों कह रही है? उसकी आत्मा मुझे क्यों पकड़ रही है? मैंने फिर कार निकाली। इस बार मेरे साथ टॉर्च, कैमरा और एक ताबीज भी था, जो गांव की एक औरत ने दिया था। जैसे ही मैं उस सड़क पर पहुंचा, हवा अचानक भारी हो गई। घड़ी ने 12 बजाए। पेड़ सामने था, वही विशाल बरगद जिसकी शाखाएं अंधेरे को चीर रही थीं। अचानक मेरी हेडलाइट्स बंद हो गई। गाड़ी अपने आप रुक गई। चारों ओर सन्नाटा। फिर फुसफुसाहट, तू लौट क्यों आया? मैंने महसूस किया कोई मेरी कार की छत पर चल रहा है। धीरे धीरे उसकी उंगलियों की टक टक सुनाई दी। मैंने शीशे से बाहर देखा। लंबे बाल खिड़की से टकरा रहे थे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर रोशनी डाली, और तभी सामने वही औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल, होंठों पर खून जैसे दाग। उसने अपने लंबे बालों को झटका और मेरी ओर बढ़ी। मैंने कार का हॉर्न दबाया, लेकिन आवाज घुटकर रह गई। गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा था, महेश को मेरे पास लाओ। मेरे होश उड़ गए। तो यही पॉइंट कारण था कि वह आत्मा मुझे परेशान कर रही थी। वह चाहती थी कि उसका पति महेश उसके पास आए, शायद तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने कार स्टार्ट की और वहां से भागा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। आईने में देखा, रत्ना कार के पीछे तेजी से भाग रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थी। गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई, लेकिन वह उतनी ही तेज दौड़ रही थी, मानो हवा के साथ बह रही हो। आखिरकार जब मैं गांव से बाहर निकला, वह गायब हो गई, लेकिन कार की पिछली सीट पर वही उंगलियों के निशान मौजूद थे। उस रात मैं समझ गया था कि खेल अब और खतरनाक होने वाला है। रत्ना सिर्फ डराने के लिए नहीं आई थी, वह अपने न्याय के लिए मुझे चुना चुकी थी, और अब मुझे महेश को ढूंढना ही होगा। गांव से लौटने के बाद मैं कई दिनों तक बेचैन रहा। रत्ना का नाम, उसकी लाल आंखें और खून से लिखा संदेश, महेश को मेरे पास लाओ, यह सब मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहा। मैंने सोचा था शायद यह सब मेरी कल्पना होगी, लेकिन कार पर बने निशान, गांव वालों की बातें और उस बुजुर्ग का डर, यह सब साबित कर रहा था कि रत्ना की आत्मा सचमुच मौजूद थी। मैंने महेश के बारे में जानने की कोशिश शुरू की। गांव में लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे। कहते थे कि रत्ना की मौत के बाद वह कहीं भाग गया। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वह अब भी आसपास कहीं छिपा हुआ है। मैंने कई दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन लोग चुप रहे। उनकी आंखों में सिर्फ डर था। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, महेश अभी जिंदा है, वो पास के कस्बे में छिपा है, लेकिन बेटा उसे मत ढूंढो। रत्ना अब इंसान नहीं रही, वो सिर्फ बदला है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गया, रत्ना ने जिनसे इंसाफ मांगा, वे उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शायद इसीलिए उसने मुझे चुना। रात गहराई, मैंने तय किया कि एक बार फिर उस सड़क पर जाऊंगा। शायद रत्ना मुझे और संकेत दे। कार के पहिए अंधेरे को चीरते हुए बढ़ रहे थे। धुंध फिर से गहराने लगी।
12 बजते ही माहौल बदल गया। पेड़ दूर से दिखा, शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे मुझे बुला रही हो। मैंने कार रोकी और बाहर निकला। ठंडी हवा की लहर मेरे चेहरे से टकराई। अचानक पूरा माहौल बदल गया। पेड़ की जड़ों से लाल रोशनी फैलने लगी और उसके बीच से वही साया उभरा। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, आंखें लाल, रत्ना। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। मेरे कानों में उसकी फुसफुसाहट गूंजने लगी। महेश, उसे मेरे पास लाओ। मैं डर के मारे वहीं जम गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन इतनी तेज कि कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत कर कहा, वो कहाँ है? मुझे रास्ता बता। पेड़ की शाखाएं अचानक जोर से हिलने लगीं, हवा चीखने लगी और मेरे पैरों के नीचे जमीन पर खून से शब्द उभर आए। पश्चिम, पुराने कस्बे की ओर। मैं हक्का बक्का खड़ा था। खून जमीन में रिसता जा रहा था, लेकिन शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक पेड़ की शाखा से कुछ गिरा। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली। वह एक टूटी हुई चूड़ी थी, लाल रंग की, जैसे खून से सनी हुई हो। मैंने वह चूड़ी उठाई और उसी वक्त हवा में एक चुभती हुई आवाज गूंजी, उसे इस चूड़ी से पहचानना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रत्ना की परछाई धीरे धीरे धुंध में घुल गई, लेकिन उसके जाने से पहले मेरी कार की खिड़की पर खून से एक और संदेश लिखा गया, अगर उसे नहीं लाए तो तू अगला है। मैं भागकर गाड़ी में बैठा और तुरंत वहां से निकल गया। पूरे रास्ते मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे की सीट पर बैठा है। मैं बार बार आईने में देखता, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी हवा में हल्की हंसी गूंज रही थी। घर पहुंचकर मैंने टूटी हुई चूड़ी को मेज पर रखा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। हर बार लगता कोई दरवाजे पर खड़ा है। दीवारों पर छायाएं हिलती, खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान बनते और मिट जाते। सुबह होते होते मैं तय कर चुका था, मुझे महेश को ढूंढना ही होगा, चाहे वह कहीं भी हो। अगले दिन मैं उस पुराने कस्बे की ओर निकला जिसका नाम रत्ना ने दिया था। कस्बा सुनसान सा था, पुराने मकान, टूटी हुई खिड़कियां, खाली सड़कें, जैसे समय ने यहां रुकने का फैसला कर लिया हो। मैंने कई लोगों से पूछताछ की। कुछ लोग चुप रहे, लेकिन एक दुकानदार ने इशारे से बताया कि कस्बे के किनारे एक पुराना घर है जहां एक आदमी अकेला रहता है। लोग कहते थे वह भी बाहर नहीं आता और रात को अजीब आवाजें वहां से आती हैं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या वही महेश हो सकता है? शाम होते होते मैं उस पुराने घर के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ, खिड़कियां बंद और दीवारों पर सीलन जमी हुई थी। चारों ओर बर्बादी और अंधेरा। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से हल्की आहट आई। कदमों की आवाज, फिर खामोशी। मैंने जोर से कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और भीतर से एक थका हुआ, छुरियों से भरा चेहरा बाहर झांका। उसकी आंखें लाल थी, मानो नशे में हो। मैंने तुरंत जेब से टूटी हुई चूड़ी निकाली। जैसे ही उसने चूड़ी देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पसीना उसकी कनपटी से बहने लगा। मैंने समझ लिया, यह वही है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अब यह खेल मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं एक ऐसी दुनिया में खड़ा था जहां इंसान और आत्मा का हिसाब बाकी था, और मैं उस हिसाब का गवाह बनने वाला था। मैंने धीरे से कहा, महेश, रत्ना के पास जाने का वक्त आ गया है। अब और समय नहीं है। महेश ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, पर उसकी सांसें तेज और अनियमित थीं, जैसे उसे पता हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने घर में प्रवेश किया। भारी अंधेरा, टूटी हुई खिड़कियां और एक अजीब सी गंध, जली हुई लकड़ी और मिट्टी का मिश्रण। पेड़ की छायाएं मेरे मन में घूम रही थीं और रत्ना की लाल आंखें हर जगह महसूस हो रही थीं। महेश के कमरे में पहुंचते ही मैंने देखा, दीवार पर खून से कुछ शब्द लिखे थे और फर्श पर पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने हर चीज में अपनी गवाही छोड़ दी हो। महेश घबराया हुआ था। उसकी आंखें मेरी तरफ थीं, पर वह बोल नहीं पा रहा था। मैंने धीमे स्वर में कहा, तुमने रत्ना के साथ क्या किया, अब इसका हिसाब देना होगा। तभी कमरे में हल्की हवा चली और मैंने महसूस किया रत्ना की उपस्थिति। लाल आंखों वाली परछाई धीरे धीरे कमरे में आई। उसकी आंखें सीधे महेश की तरफ थीं, जैसे कह रही हो, अब सब सच्चाई सामने आएगी। महेश कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज और अनियमित थीं। मैंने टूटी हुई चूड़ी महेश की तरफ बढ़ाई। जैसे ही उसने उसे देखा, वह जमीन पर बैठ गया। सारा गुस्सा, अपराधबोध और डर उसके भीतर से बाहर निकल रहा था। मैंने महसूस किया कि अब यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी। रत्ना और बाकी आत्माएं भी अब पूरी तरह शामिल थीं। कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की छायाएं हिल रही थीं और मैंने देखा
महेश के चेहरे पर पसीना बह रहा था। आंसू और डर मिलकर उसके मन की सच्चाई बयां कर रहे थे। रत्ना की आवाज गूंजी, अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उसे समझना होगा कि उसकी गलती ने कितनी आत्माओं को दुख दिया। महेश हिल रहा था, फर्श पर गिरा हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी गलती स्वीकार की। जैसे ही उसने माफी मांगी, कमरे में अचानक ठंडी हवा चली, परछाई हल्की हुई। रत्ना की उपस्थिति अब शांत थी। मैंने महसूस किया, यह क्षण निर्णायक था। रत्ना अब इंसान और आत्मा के बीच के न्याय को पूरा कर रही थी। महेश को सच का सामना करना पड़ा। कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि घर की दीवारों पर हल्की रोशनी फैल रही थी, जैसे सारा अंधेरा हट गया हो। रात के समय घर से बाहर निकलते ही मैंने महसूस किया, रत्ना और बाकी आत्माएं अब शांति में थीं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, केवल शांति और धन्यवाद था। मैंने टूटी हुई चूड़ी अपने हाथ में महसूस की। अब वह केवल एक संकेत नहीं, बल्कि सबूत और यादगार बन गई थी। एक रात मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, पर मेरे शरीर से पसीना बहना बंद नहीं हो रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मुझे बार बार वही सवाल सताता रहा, आखिर क्यों मैं उस पेड़ की तरफ खिंचता चला जाता हूं? हर रोज की तरह आज भी मेरे दिमाग में वही चीख गूंज रही थी। वही औरत की आवाज, वही जलने की गंध, वही सन्नाटा जो कानों को बहरा कर देता था। और फिर अचानक से वो दृश्य, जैसे कोई छाया अंधेरे में से निकलकर मेरे पास खड़ी हो। उस रात मैंने तय किया कि मैं सब कुछ लिख कर रखूंगा। अगर मैं पागल भी हो जाऊं तो मेरी लिखी हुई बातें किसी को सच्चाई बता देंगी। शायद कोई ये जान पाए कि उस सड़क पर जो घट रहा है वो सिर्फ मेरा वहम नहीं है, वो हकीकत है। अगली रात मैंने खुद को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मुझे फिर वही खिंचाव महसूस होने लगा। मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा और बिना सोचे समझे मेरे कदम सड़क की ओर बढ़ने लगे। दिल्ली कांत रोड का सन्नाटा उस रात और भी घना था। गाड़ियां कभी कभार निकलती और दूर अंधेरे में गुम हो जाती। सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ हवा में डोल रहे थे और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। मैं जैसे जैसे उस बदनाम पेड़ के करीब पहुंच रहा था, मेरी सांसें भारी होती जा रही थीं। मेरे कानों में अचानक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा हो। पर मैंने इधर उधर देखा, सड़क खाली थी। लेकिन अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि पेड़ से लटकती छाया धीरे धीरे हिल रही है। मैंने आंखें मलीं, शायद ये मेरा भ्रम हो, लेकिन नहीं, वो सचमुच हिल रही थी। मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। मैं वहीं खड़ा रह गया। तभी सड़क से एक गाड़ी गुजरी। जैसे ही हेडलाइट्स उस पेड़ पर पड़ी, मैंने साफ देखा उस डाल से उल्टा लटकता हुआ एक औरत का धुंधला सा साया। उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे थे और चेहरा पूरी तरह काला दिख रहा था। गाड़ी के निकलते ही अंधेरा फिर से छा गया और वो आकृति भी गायब हो गई। मैं डर के मारे कांप उठा, लेकिन अब लौटना नामुमकिन था। मेरे अंदर एक अजीब जिद पैदा हो चुकी थी, मुझे सच जानना ही होगा। जैसे ही मैं पेड़ के बिल्कुल नीचे पहुंचा, हवा अचानक ठंडी बर्फ जैसी हो गई। मेरी सांस गले में अटकने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए है। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी अचानक पेड़ से सूखी पत्तियां सरसराती हुई नीचे गिरी और मेरे कान के पास से किसी के रोने की आवाज आई। वो रोना इतना दर्दनाक था कि मेरी रूह कांप गई। वो किसी औरत का रोना था, जैसे उसकी आत्मा अब तक मुक्त न हुई हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पेड़ की जड़ के पास जाकर हाथ रखा, और जैसे ही मेरी उंगलियां मिट्टी को छुईं, मेरे शरीर में तेज झटका लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। वहां मैंने देखा, सफेद सलवार कुर्ता पहने, पूरी तरह खून से लथपथ, उसी पेड़ से लटकी हुई थी। उसके पैर जमीन से ऊपर झूल रहे थे और उसकी आंखें खुली थी, सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मेरे मुंह से चीख तक नहीं निकली, लेकिन अगली ही क्षण वो युवती जमीन पर आ गिरी। उसका चेहरा जलने से पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसकी देह से धुआं उठ रहा था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। वो औरत करीब आती चली गई। उसकी आंखों से खून की बूंदें बह रही थीं, और जैसे ही वो मेरे सामने आई, उसने अपनी जली हुई उंगलियां मेरे सीने पर रख दी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पूरी आत्मा निचोड़ ली हो। मैं जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं सुबह के उजाले में उसी पेड़ के नीचे लेटा था।
राह चलते लोग मुझे घूर कर देख रहे थे। कोई कुछ कहता तो कोई सिर्फ हंसकर निकल जाता। शायद सबको लगा कि मैं कोई शराबी हूं जो रात भर यहीं पड़ा रहा। लेकिन मैं जानता था कि जो मैंने देखा वो नशा नहीं था, वो सच था। उस दिन से मेरी हालत और बिगड़ने लगी। मैं कहीं भी जाता मुझे वही जली हुई औरत दिखने लगती। कभी आईने में, कभी खिड़की के शीशे में, कभी अंधेरे कोने में, वो हर जगह मौजूद थी। और सबसे खौफनाक बात, हर बार वो और भी पास आती जा रही थी। उस रात जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे वही दृश्य फिर से दिखा। वो पेड़, वो औरत और उसका सड़ा हुआ चेहरा। लेकिन इस बार उसने सिर्फ मुझे देखा नहीं, उसने फुसफुसाकर कहा, तू ही मेरा चुना हुआ है, तू ही मुझे मुक्त करेगा। उसकी आवाज सीधी मेरी रूह को चीर गई। मैं पसीने में भीग कर उठ बैठा। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। खिड़की से आती हवा में वही जली हुई गंध फैली हुई थी। और फिर मैंने महसूस किया कोई मेरे बगल में बैठा है। धीरे धीरे मेरी गर्दन खुद ब खुद उस तरफ मुड़ी और वहां वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, बाल बिखरे हुए और उसकी लाल आंखें सीधी मेरी आंखों में घूर रही थीं। मैंने चीखने की कोशिश की पर मेरी आवाज गले में ही दब गई। मेरी आंखें उस औरत की आंखों में जमी हुई थीं। वो बुरी तरह जल चुकी थी, लेकिन उसकी निगाहें जिंदा थीं, जैसे किसी ने उनमें शाप भर दिया हो। मैं चाहकर भी पलकें नहीं झपका पा रहा था। कमरा ठंडा हो चुका था, जैसे अचानक बर्फीली हवा अंदर भर गई हो। मेरी सांसें सफेद धुएं जैसी निकल रही थीं। मैं कांप रहा था, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी जली हुई उंगलियां मेरी गर्दन पर रख दी। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी त्वचा से टकराई, मेरा पूरा शरीर बर्फ सा जम गया। मुझे लगा जैसे खून की हर बूंद रुक गई हो। वो औरत करीब झुककर मेरे कान में फुसफुसाई, सच देखने के लिए तू ही चुना गया है, मुझे मुक्त कर, वरना तू भी इसी पेड़ का हिस्सा बन जाएगा। उसकी आवाज इतनी कर्कश और गहरी थी कि मेरा दिल कानों से बाहर निकलने लगा। अचानक एक तेज झटका लगा और सब कुछ गायब हो गया। मैं पसीने से लथपथ अपने बिस्तर पर अकेला बैठा था, लेकिन कमरे में अभी वही जली हुई गंध तैर रही थी। सुबह होने पर मैं थका हुआ, टूटा हुआ ऑफिस पहुंचा, पर काम पर ध्यान ही नहीं लगा। आंखें बंद करते ही वही दृश्य सामने आ जाता। पेट से झूलती चुड़ैल, जलता चेहरा और उसकी खून से भरी आंखें। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर कोई या तो अनजान बना या फिर डरकर चुप हो गया। फिर एक बूढ़ा चाय वाला जो सालों से उसी रोड किनारे अपनी गुमटी लगाता था, मुझे धीरे से बोला, बाबू ज्यादा मत पूछो, उस पेड़ की कहानियां सच है। बहुत साल पहले यहां एक लड़की को जिंदा जलाकर मारा गया। पेड़ उसका ठिकाना बन गया है। जो भी रात को उसके पास जाता है वो चैन से लौटता नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही था जो मैंने देखा था, लेकिन अब सवाल था, वो लड़की कौन थी और क्यों मुझे ही बुला रही थी। उस रात मैंने तय किया कि मैं सीधा पेड़ के पास जाकर सच निकालूंगा। 12 बजे ही मैं अकेला बाइक लेकर दिल्ली कांत रोड पर निकल पड़ा। हवा भारी थी, जैसे किसी तूफान से पहले गिरी। सड़क सुनसान, सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। जब मैं उस पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक बाइक बंद हो गई। मैंने 2-3 बार किक मारी, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। उस सुनसान सड़क पर बाइक का यूं बंद हो जाना मुझे अंदर तक डरा गया। मैंने नीचे उतरकर इधर उधर देखा। पेड़ चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी डालियां जैसे मुझे बुला रही हो। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरे हर कदम की आहट सड़क के सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही मैं पेड़ के बिल्कुल नीचे पहुंचा, मेरी रीढ़ में ठंडा झटका दौड़ गया। मिट्टी से धुआं उठ रहा था और फिर मुझे सुनाई दी वही औरत की करुणा भरी चीखें। मैं घुटनों के बल बैठ गया और उसी पल मेरे सामने पूरा दृश्य उभर आया। मैंने देखा गांव के कुछ आदमी मशाले लिए उसी युवती को पेड़ से बांध रहे थे। वो चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि भरोसे का टूटना भी था। उन आदमियों में से एक चिल्लाया, ये चुड़ैल है, इसने गांव के बच्चों को बीमार किया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बिना कोई सबूत, बिना कोई दया, उन्होंने सूखी लकड़ियां उसके पैरों के पास रखीं और फिर आग लगा दी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। वो तड़प तड़प कर छटपटाती रही। उसके कपड़े, उसके बाल, उसकी त्वचा सब जलकर राख हो गए, लेकिन उसकी आंखें आखिरी पल तक आसमान की तरफ देखती रहीं, जैसे कोई उसे बचा ले। और जब उसकी देह पूरी तरह राख हो गई, तभी पेड़ की शाखाएं कांप उठीं। हवा तेज चलने लगी
और उसी दिन से कहते हैं उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंध गई। ये सब दृश्य देखकर मैं हाफता हुआ पीछे गिर पड़ा। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। तभी वही जली हुई औरत मेरे सामने आ गई। वो तैर रही थी जमीन से ऊपर। उसका चेहरा आधा राख आधा जिंदा। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं। उसने हाथ बढ़ाया और बोली, मैं निर्दोष थी, मुझे मुक्ति दिला, वरना यह पेड़ तुझे भी निगल जाएगा। मैंने डरते डरते पूछा, कैसे, मैं क्या करूं? लेकिन वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दूर से गाड़ियों की हेडलाइट्स आईं। रोशनी पड़ते ही वो आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। मैं अकेला ठंडी हवा में उस पेड़ के नीचे खड़ा था। उस रात के बाद से मेरी हालत और बिगड़ती गई। दिन हो या रात उसकी परछाई मेरा पीछा करती। ऑफिस में, स्क्रीन पर, घर की दीवार पर, आईने में, हर जगह। और अब तो हद ये हो गई थी कि जब भी मैं आंखें बंद करता मुझे वही पेड़ दिखाई देता, जैसे वो मुझे बुला रहा हो और उसके साथ वो औरत। उस रात मैं जान गया था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो मेरी आत्मा तक में उतर चुका था। उस पेड़ ने मुझे अपना बना लिया था और उस औरत की आत्मा, वो मुझसे मुक्ति की भीख मांग रही थी। पर सवाल यह था, मैं उसे मुक्त कैसे करूं? दिन बीतते गए, मेरी हालत और बिगड़ती गई। रात को सोते ही सपनों में आग की लपटें उठती और वही दृश्य, औरत का जलना, उसका तड़पना, उसकी चीखें। सुबह उठते ही पूरा शरीर टूट जाता, जैसे मैंने खुद वो सब सहा हो। फिर एक रात मैं अचानक करवट बदलते बदलते चौंक कर उठ बैठा। कमरे की दीवार पर जलती हुई परछाई थी। वो औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसका जला हुआ चेहरा मुझे घूर रहा था। उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा, अगर तुझे सच जानना है तो आखिरी बार उस पेड़ के पास आ, रात को, अकेला। उसकी आवाज ठंडी हवा में खो गई और पलक छपकते ही वो गायब हो गई। अगली रात मैंने हिम्मत बांधी और उसी रास्ते पर निकल पड़ा। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि मेरी बाइक फिर वहीं बंद हो गई, ठीक पेड़ के सामने। लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैं जानता था कि यही वो पल है जिसका इंतजार मुझे करवाया जा रहा था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हवा अचानक तेज हो गई, डालियां कांपने लगीं, मिट्टी से धुआं उठने लगा और फिर पूरा माहौल बदल गया। मेरे चारों ओर अंधेरा गाढ़ा होने लगा। सड़क गायब हो गई, गाड़ियां गायब, सब कुछ काले धुएं में डूब गया। अब सिर्फ मैं था और वो पेड़ से लटकती हुई वो औरत फिर दिखी। उसका शरीर आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए, चेहरा भयानक। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस रही थीं। वो धीरे धीरे हवा में झूलते हुए नीचे उतरी और मेरे सामने खड़ी हो गई। तू ही मेरा चुना हुआ है, उसने कहा। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। तुझे मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। तुझे मेरा सच दुनिया के सामने लाना होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। और फिर उसने अपने जले हुए हाथ मेरी छाती पर रख दिए। अचानक मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मेरी आंखों के सामने धुंधले धुंधले दृश्य तेजी से घूमने लगे। मैंने देखा गांव के लोग, मशालें, शोर और वो युवती जिसे जला दिया गया था। लेकिन इस बार मैंने और गहराई से देखा। उस युवती का नाम रत्ना था। वो गांव की एक साधारण लड़की थी, पढ़ाई में तेज और दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग उसकी सुंदरता और हिम्मत से खौफ खाते थे। रत्ना ने एक बार उनके गलत काम का विरोध किया और उसी दिन उसके खिलाफ अफवाह फैला दी गई। ये चुड़ैल है, ये बच्चों को बीमार करती है। लोगों ने अंधविश्वास में आकर उस पर विश्वास कर लिया और फिर उसी पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसकी पीड़ा महसूस कर रहा था। रत्ना की आत्मा अब भी वहीं बंधी थी, इंसाफ की तलाश में। वो मेरे कान में फुसफुसाई, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी कहानी बता। मेरी सच्चाई लोगों तक पहुंचा, तभी मैं इस पेड़ से मुक्त हो पाऊंगी। अचानक माहौल बदल गया। हवा और तेज हो गई। पेड़ की डालियां जैसे चीखने लगीं, मिट्टी से लाल सी आग की लपटें उठने लगीं और उसी में से गांव के वही आदमी प्रकट हुए। धुंधले साए, उनके हाथों में मशालें। उन्होंने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसने सब देखा है, ये भी जिंदा नहीं बचेगा। उनकी परछाइयां गुर्राईं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन रत्ना की आत्मा मेरे सामने खड़ी हो गई। डर मत, ये सब तेरे बस का है। उसने अपनी हथेली मेरी हथेली पर रखी। एक जलती हुई ऊर्जा मेरे शरीर में भर गई। मैंने देखा जिन सायों ने मुझे घेरा था वो पीछे हटने लगे। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं और फिर धुएं में विलीन हो गए। पेड़ अब शांत था। रत्ना की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों से अब खून नहीं बल्कि आंसू बह रहे थे। अब मैं मुक्त हूं।
उसने कहा, और अगले ही पल उसका शरीर सफेद रोशनी में बदलकर हवा में घुल गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा छांट चुका था। सड़क फिर से वैसी दिख रही थी, सुनसान और ठंडी, लेकिन उस पेड़ से अब कोई छाया नहीं झूल रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। तारों के बीच हल्की सी चमक थी, जैसे किसी की आत्मा आखिरकार चैन पा चुकी हो। आज भी जब मैं उस सड़क से गुजरता हूं तो पेड़ वहीं खड़ा दिखाई देता है। लोग अब भी उसे डरावना मानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं अब वो सिर्फ एक पेड़ है। रत्ना अब उस पेड़ से मुक्त हो चुकी है। लेकिन कभी कभी जब रात गहरी होती है और हवा सर्द, तो लगता है जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, धन्यवाद, तूने मुझे इंसाफ दिलाया। और उस पल मेरी रूह कांप उठती है। रत्ना की आत्मा के मुक्त होने के बाद मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने समझ लिया था कि अब वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ है, कोई बंधन नहीं, कोई छाया नहीं। लेकिन मेरी यह सोच ज्यादा देर तक टिक न पाई। शुरुआत छोटे छोटे इशारों से हुई। रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके सोता तो खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनाई देती। पहले मुझे लगा कि यह हवा है, लेकिन जब मैंने गौर से सुना तो वो दस्तक 3 बार लगातार होती, जैसे कोई धीरे से अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। 1-2 रात मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर यह हर रात होने लगा। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे सपने बदल गए हैं। पहले सपनों में मैं रत्ना को देखता था, उसके जलते हुए चेहरे और दर्द से भरी आंखों को। लेकिन अब मेरे सपनों में वो पेड़ दिखाई देता था, अकेला और सूखा, और उस पेड़ की जड़ों से कुछ और साए बाहर निकलते दिखाई देते। ये साए अलग थे, न वो रत्ना जैसे थे, न इंसानों जैसे, बल्कि अंधेरे के टुकड़े जिनका कोई चेहरा नहीं था। वो साए धीरे धीरे मेरी तरफ रेंगते और जैसे ही पास आते मैं हड़बड़ाकर नींद से जाग जाता। एक रात मैं सो रहा था, तभी अचानक मेरा पंखा बंद हो गया। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। मैंने उठकर स्विच ऑन किया, पर बिजली गायब थी। अंधेरे में मुझे लगा जैसे खिड़की से कोई अंदर झांक रहा हो। मैंने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। वहां सिर्फ अंधेरा था, पर उस अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें तैर रही थीं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत खिड़की पर पर्दा खींच दिया, लेकिन पर्दा बंद करते ही कानों में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू सोचता है सब खत्म हो गया? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। सुबह मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है। शायद मैंने रत्ना की आत्मा के बारे में इतना गहराई से सोच लिया कि अब दिमाग ही मेरे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन मेरी यह सोच अगले ही पल टूट गई जब मैं ऑफिस जाते समय फिर उसी सड़क से गुजरा। पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, शांत और ठहरा हुआ। लेकिन जब मेरी नजर उसकी डालियों पर गई तो मैंने साफ देखा, वहां फिर से एक साया लटका हुआ था। यह रत्ना नहीं थी, यह कोई और था। उसका शरीर बुरी तरह झूल रहा था, जैसे किसी ने फांसी दी हो। चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी गर्दन से रस्सी बंधी हुई थी। मैंने आंखें मलकर देखा, पर अगली ही सेकंड वो आकृति गायब हो गई। उस पल मेरे अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा जागी। क्या रत्ना की आत्मा के साथ और भी आत्माएं उस पेड़ से जुड़ी हुई थीं? क्या सिर्फ उसकी कहानी पूरी करना काफी नहीं था? मैंने ठान लिया कि अब मुझे गहराई तक जाना होगा। उस शाम मैं सीधे उसी चाय वाले बूढ़े आदमी के पास पहुंचा जिसने पहली बार मुझे सच बताया था। मैंने उससे कहा, ताऊ, रत्ना की कहानी तो मैंने देखी और समझी, लेकिन उस पेड़ पर और भी आत्माएं हैं। वो कौन है? बूढ़े ने मुझे घूरा। उसकी आंखों में डर उतर आया। बाबू, वो पेड़ सिर्फ एक मौत का गवाह नहीं है, वो तो कई मौतों का घर है। रत्ना के बाद भी उस सड़क पर हादसे हुए लोग मरे और उनकी आत्माएं भी वहीं अटक गई। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मतलब यह कि रत्ना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल उस पेड़ के साथ जुड़ी हुई बाकी आत्माओं का था। औरत भी मुझे समझ आया कि क्यों मैं अभी उस पेड़ की तरफ खिंचता हूं, क्यों रात को अजीब साए दिखते हैं, क्यों सपनों में अनजान आवाजें सुनाई देती हैं। रत्ना को मुक्त करके मैंने दरअसल उस पेड़ की जंजीरें खोल दी थीं, और अब बाकी आत्माएं आजादी की तलाश में थीं। उस रात मैं बेचैन होकर बिस्तर पर पड़ा था। नींद आंखों से कुछ सौ दूर थी। तभी अचानक कमरे की दीवार पर परछाया बनने, 1, 2, 3, 5, 7 जाने कितनी, ये सब अलग अलग आकृतियां थी। कोई आदमी जैसा, कोई बच्चा जैसा, कोई औरत जैसी, लेकिन सब काले धुंध से बने हुए। वो धीरे धीरे दीवार से उतरकर फर्श पर आए और मेरी तरफ पड़ने लगे। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। मैं सिर्फ आंखें खोलकर उन्हें देखता रहा। वो सब मेरे चारों ओर घिर गए, और तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, हमें भी मुक्त कर, वरना तू भी हम में से एक बन जाएगा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा।
पसीने से भीगा हुआ, लेकिन मेरे सामने हकीकत में भी वही परछाइयां खड़ी थीं। अब यह सपना नहीं था, यह असल था। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बुदबुदाने लगा, हे भगवान मुझे बचा लो। पलक झपकते ही सब गायब हो गया, लेकिन कमरे की दीवार पर उस पेड़ की आकृति अभी बनी हुई थी। उस रात के बाद मेरी हालत बिगड़ने लगी। दिन में भी मुझे लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। ऑफिस में बैठा होता तो अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर काली परछाई दिखती। सड़क पर चलता तो पीछे पायलों जैसी धीमी धीमी आहट सुनाई देती। मैं समझ चुका था कि ये आत्माएं अब मुझे चैन से नहीं छोड़ेंगी। मैंने तय किया कि अब मुझे इस पेड़ की असली कहानी जाननी ही होगी, सिर्फ रत्ना की नहीं बल्कि उन सब की जो यहाँ बंधी है। उस चाय वाले बूढ़े से और बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ जोड़ लिए। बोला, बाबू मैं जितना जानता था बता दिया, अब और मत कुरेद वरना तेरी जान भी चली जाएगी। उसकी आंखों में इतना डर था कि मुझे यकीन हो गया इस रहस्य में कुछ बहुत बड़ा छुपा है। उसके बाद मैंने पुराने अखबार खंगाले, गुरुग्राम और दिल्ली की लाइब्रेरी में जाकर बीते 50 साल की खबरें पढ़ी। जो मैंने पाया उसने मेरी रूह हिला दी। उसी सड़क पर एक ट्रक पलट गया, 3 मजदूर मौके पर मारे गए। एक कॉलेज बस का एक्सीडेंट हुआ, 5 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। एक औरत ने खुद उसी पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। 2000 में एक नवविवाहित दंपति की कार उसी मोड़ पर पलटी और दोनों की मौत हो गई। 2000 लगातार वहां हादसे होने लगे। हर खबर में एक ही पैटर्न था, हादसा हमेशा उसी पेड़ के आसपास। अब मुझे समझ आया कि वो परछाइयां कौन थीं। वो सब उन लोगों की आत्माएं थीं जिनकी मौत उस पेड़ की छाया में हुई। रत्ना की आत्मा ने मुझे बुलाया था ताकि मैं उसकी अधूरी कहानी पूरी कर सकूं, लेकिन बाकी आत्माएं, उनकी कहानियां तो अब भी दबी हुई थीं। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो फिर वही साए आ पहुंचे, लेकिन इस बार उनकी शक्लें साफ दिखने लगीं। एक नौजवान लड़का जिसकी खोपड़ी फटी हुई थी, एक औरत जिसके गले में रस्सी का निशान था, एक बच्चा जो खून से लथपथ किताब पकड़े हुए था, एक बूढ़ा मजदूर जिसके शरीर पर मिट्टी और चोटों के निशान थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, हमारा सच कौन बताएगा। अगले दिन मैं हिम्मत करके फिर उस सड़क पर गया। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी, लेकिन मेरे दिल में डर अब भी वैसा ही था। मैंने पेड़ के चारों ओर घूमकर देखा। जड़ों के पास मिट्टी अजीब सी लगी, जैसे बार बार खोदी गई हो। मैंने पास से एक लकड़ी उठाई और मिट्टी कुरेदने लगा। कुछ ही देर में वहां से जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा निकला, शायद किसी पुराने वाहन का हिस्सा। थोड़ा और खोदा तो वहां से टूटी हुई चूड़ियां, एक बच्चे की फटी हुई कॉपी और खून से सना कपड़ा निकला। मेरे हाथ कांपने लगे। ये सब उन हादसों की निशानियां थीं। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं, और तभी मुझे लगा जैसे पूरा वातावरण बदल गया हो। मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं, किसी की चीख, किसी का रोना, किसी की अंतिम पुकार। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाजें और तेज हो गई। हमें इंसाफ दिला, हमें आजाद कर, हमारी कहानी दुनिया को बता। उस पल मुझे समझ आया कि यह जगह सिर्फ हादसों की नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं का कब्रिस्तान है। रत्ना तो बस एक चिंगारी थी, असली आग अभी बाकी थी। मैंने उसी समय कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, मैं इन सब की सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। लेकिन यह करना आसान नहीं था, क्योंकि जितना मैं गहराई में जा रहा था उतना ही ये आत्माएं मुझ पर हावी हो रही थी। रात को मेरी नींद टूट जाती और मैं खुद को पेड़ के नीचे खड़ा पाता, कभी बिना गाड़ी के, कभी नंगे पांव, जैसे कोई मुझे नींद में वहां खींच लाता हो। कभी मेरे हाथ में वही टूटी हुई चूड़ियां होती, कभी बच्चे की कॉपी, कभी रस्सी का टुकड़ा। एक बार तो हालात ऐसे हो गए कि मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था और सामने से ट्रक आ रहा था। आखिरी पल पर किसी अनदेखी ताकत ने मुझे धक्का दिया और मेरी जान बची। लेकिन उस ट्रक के शीशे में मैंने साफ देखा, पीछे की सीट पर वही सब आत्माएं बैठी थी। अब मुझे समझ आया कि यह खेल मेरे बस का नहीं, मुझे किसी तांत्रिक या साधु की मदद लेनी होगी। लेकिन सवाल यह था, क्या वो आत्माएं चाहती भी हैं कि कोई बाहरी उनकी मदद करे, या उन्होंने मुझे ही अपना दूत चुना है। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो फिर वही ठंडी आवाज आई, तू भाग सकता है पर बच नहीं सकता, यह रास्ता अब तेरे खून से पूरा होगा। उस रात मैंने नींद लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कमरे की दीवारें मेरे चारों तरफ घूमती हुई दिख रही थीं, और फिर मैंने देखा कि दीवारों पर पेड़ की परछाइयां बढ़ती जा रही थीं,
सारे फर्नीचर गायब थे, सिर्फ मैं और पेड़ का अंधेरा। फिर अचानक मेरी नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां बैठी थी एक नई परछाई। ये कोई इंसान जैसी नहीं थी। ये काली धुंध थी जिसका चेहरा पूरी तरह अज्ञात था, लेकिन उसके हाथ फैल रहे थे और उसके अंदर से आवाज आ रही थी, तू हमारी कहानी सुनाने वाला है या हमारी रूहों का हिस्सा बन जाएगा। मैं कांप उठा, पसीना बहे जा रहा था। मैंने दरवाजा खोला, बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही पैर बाहर रखा, फर्श के नीचे से कोई गहरी आवाज आई, यहां से कोई नहीं बचता। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। मैं गिरने ही वाला था कि अचानक प्रकाश आया। मैंने देखा रत्ना की आत्मा। उसका चेहरा शांत और चमकदार था। डरो मत, उसने कहा, मैं तेरे साथ हूं। बाकी आत्माओं को आजादी दिलाना है, तुम अकेले नहीं हो। उसकी आवाज में ताकत थी, जैसे कोई ने मेरी हिम्मत फिर से बढ़ा दी हो। अगले दिन मैंने पुराने मंदिर और तांत्रिकों से संपर्क किया। मैंने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया, रत्ना, पेड़, सभी मौतें और अब ये नई परछाया। तांत्रिक ने भी आवाज में कहा, यह जगह सामान्य नहीं, ये एक आत्माओं का केंद्र है। हर आत्मा को उसकी कहानी पूरी करनी होगी। रत्ना ने शुरुआत की, बाकी आत्माएं अधूरी हैं। अगले हफ्ते रात रात भर मैं उसी सड़क पर गया। हर कदम पर डर था, पर अब हिम्मत भी। रास्ते में मुझे कई अजीब आवाजें सुनाई दी, रोना, चीख, धीमी धीमी पुकारे। और फिर पेड़ के नीचे मैंने देखा सभी परछायां एक साथ। बच्चा हाथ में किताब पकड़े हुए, बूढ़ा मजदूर, गर्दन पर निशान, युवक जिसकी खोपड़ी फटी हुई थी, सभी मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल था, कब हमारी कहानी दुनिया को बताएगा। मैंने हाथ फैलाया और कहा, मैं इसे दुनिया को बड़ा बताऊंगा, मैं आपका सच उजागर करूंगा। और फिर हवा में हल्की चमक फैली। कुछ परछायां गायब हो गई, कुछ अभी भी बंदी थीं। रत्ना ने मेरी कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब ये सिर्फ शुरुआत है, बाकी आत्माओं की कहानियां तुझे और गहराई में खींचेंगी। उस रात जब मैं लौटा तो घर की दीवारों पर नए साए दिखे, जैसे कोई अपनी कहानी मुझे याद दिला रहा हो। मैं अब समझ गया था, ये पेड़ सिर्फ मौत का गवाह नहीं, बल्कि सभी मृतक आत्माओं का घर है, और अब मैं उसका दूत बन चुका था। अगली रात मैंने तय किया कि अब सिर्फ डर कर भागना पर्याप्त नहीं है, मुझे सीधे सामना करना होगा। मैंने मोबाइल, कैमरा और एक टॉर्च साथ ली। यह रात का समय था और सड़क बिल्कुल सुनसान। हवा में ठंडक थी, पर शरीर से पसीना नहीं रुक रहा था। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, मैंने देखा कि चारों तरफ अजीब सी धुंध फैल रही थी, और वही परछायां, बच्चा, बूढ़ा मजदूर, औरत और युवक, सभी पेड़ की जड़ों के आसपास खड़े थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि उम्मीद भी झलक रही थी। रत्ना मेरी तरफ उड़ती हुई आई। उसकी आंखों में चमक थी और उसने धीरे कहा, अब समय आ गया है, हर आत्मा की कहानी सुनो और उसे दुनिया तक पहुंचाओ। मैंने कैमरा ऑन किया और टॉर्च से पेड़ की तरफ रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी पेड़ की डालियों पर पड़ी, सभी परछायां हिलने लगीं। कुछ फुसफुसा रही थीं। उनके शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, पर दर्द और अधूरी कहानी महसूस हो रही थी। तभी अचानक पेड़ की जड़ों से एक नया साया बाहर आया। यह कोई इंसान जैसी नहीं थी, पूरी तरह काली धुंध, उसकी शक्ल अस्पष्ट, पर आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। यह नई आत्मा सबसे भयानक लग रही थी। रत्ना ने मुझे फुसफुसाया, यह वह आत्मा है जिसने इन मौतों का कारण बनाया, इसे सामना करना होगा। मैं हिचकिचाया, पर रत्ना की ताकत मुझे आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी। जैसे ही मैं उस साय के पास गया, एक ठंडी हवा चली और मेरी रूह तक कंपकंपी पहुंच गई। साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक आदमी, मजबूत कद काठी, चेहरा क्रूर और आंखों में नफरत। रत्ना बोली, यह वही है जिसने गांव और सड़क पर हादसे कराए, उसकी आत्मा अभी यहां है। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी, अब तुम सबकी पीड़ा खत्म होगी। साया एक जोरदार चीख के साथ मेरे सामने आया, जैसे कोई हवा में लहरें उठा रहा हो। मेरी कानों में अचानक सबकी पुकारें गूंजने लगी, हमारा सच उजागर कर, हमारी कहानी दुनिया को बताओ। रत्ना ने मेरे हाथ पकड़ लिए। उसकी चमक से साया पीछे हट गया और फिर सब परछायां धीरे धीरे हवा में घुलने लगीं। मैंने देखा, बच्चा किताब छोड़कर उड़ गया, बूढ़ा मजदूर मिट्टी में विलीन हो गया, औरत की रस्सी धुंध में गायब हो गई, युवक की खोपड़ी धीरे धीरे उजालों में घुल गई। सारे दृश्य इतने हकीकत जैसे थे कि मेरी रूह कांप उठी। साया अब अकेला रह गया। उसकी चीखें अब तक हवा में गूंज रही थी। रत्ना ने मेरी तरफ देखा, अब इसे भी मुक्त करना है।
उसे सामना करना होगा कि उसने कितना दर्द फैलाया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम अब सबके सामने सच देखो, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी लाल आंखें अब कम होती दिख रही थीं, और जैसे ही पहली रोशनी पेड़ पर पड़ी, साया पूरी तरह धुंध में बदल गया और गायब हो गया। उसके बाद सब शांत हो गया। हवा ठंडी थी, पर अब डर की जगह राहत थी। मैंने चारों तरफ देखा। पेड़ अब वही खड़ा था, पर कोई परछाई, कोई धुंध, कोई लाल आंखें नहीं थी। रत्ना मेरे पास आई और मुस्कुराई। अब हम सब मुक्त हैं। तूने हमारी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाई। मैंने महसूस किया मेरी रूह अब भारी नहीं थी। डर खत्म हो गया था। अगले दिन मैंने अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैमरे और टॉर्च की मदद से मैंने उस रात के हर दृश्य को नोट किया। सबूत, तस्वीरें और वीडियो तैयार हुए। अब मुझे यकीन था कि मैं दुनिया को दिखा सकता हूं कि ये सिर्फ अफवाहें या डरावनी कहानियां नहीं थीं, सच था, और उन आत्माओं की कहानी सच में जी रही थी। लेकिन मेरी रूह में अभी भी हल्की सी सिहरन रहती थी। मुझे लगता था कि पेड़ दूर से मेरी तरफ देख रहा है, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम सचमुच हमारी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो? और मैं हमेशा अपने आप से कहता, हाँ। अब कोई डर नहीं।